नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है आपका आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानिए आज के ताजा अपडेट्स। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में आए रिकॉर्ड 75,000 नए मामले। अब तक 60,000 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में आज कोरोना संक्रमण के मामलों में सबसे बड़ी उछाल आई। एक दिन में 75,000 से ज्यादा कोरोना मामले बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 75,760 नए मरीज सामने आए और 1023 लोगों की मौत हो गई। जी हां दोस्तों, देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 33,10,000 हो गई है। इसमें से 60,472 लोगों की मौत हो गई। एक्टिव केस की संख्या 7,25,000 हो गई। 25,23,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 3 गुना अधिक है। वहीं अगली बड़ी खबर, गरीब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए टैबलेट देने की तैयारी में आरएसएस। कहा मॉडर्न एजुकेशन है जरूरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े सहयोगी संगठनों ने ऑनलाइन शिक्षा से गरीब बच्चों को जोड़ने की दिशा में उन्हें तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने की तैयारी की है, ताकि दलित और वनवासी इलाकों में जरूरतमंद बच्चों का सर्वे कर संघ सामाजिक सहभागिता के जरिए उन तक संसाधन पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ताकि दूर इलाकों में रहने वाले बच्चे ऑनलाइन शिक्षा में न पिछड़ें। जी हां दोस्तों, आरएसएस प्रचारक और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी ने गुजरात सरकार की उस योजना की सराहना की है जिसमें सिर्फ 1,000 रुपए की कीमत में स्कूली बच्चों को टैबलेट मिलता है। अतुल कोठारी के अनुसार इस तरह की योजनाएं भी राज्य सरकारें चलाकर जरूरतमंद छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा की राह आसान कर सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी का 70वां जन्मदिन सेवा दिवस के तौर पर मनाएगी बीजेपी। बांटेगी मास्क और लगाए जाएंगे ब्लड डोनेशन कैंप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। इस साल पीएम मोदी 70 साल के हो जाएंगे, लिहाजा बीजेपी इस मौके को यादगार बनाना चाहती है। इस बार भी उनके जन्मदिन को सेवा दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते उनके बर्थडे पार्टी को सादगी से मनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में किसी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा जहां ज्यादा भीड़भाड़ हो। उनके जन्मदिन के दिन मास्क, सैनिटाइजर और दवाइयां बांटने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जाएंगे। वहीं पिछले दिनों पीएम मोदी के जन्मदिन को मनाने को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिवों के बीच एक बैठक हुई है। इस दौरान फैसला लिया गया कि 70वें जन्मदिन के मौके पर 70 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम बूथ और मंडल स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, इस दौरान बीजेपी के लोगों को मोदी सरकार की तरफ से पिछले 1 साल के दौरान किए गए कार्यों के बारे में भी बताया जाएगा। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदम और आत्मनिर्भर भारत जैसे पीएम मोदी के विजन के बारे में लोगों को बताया जाएगा। वहीं कहा जा रहा है कि पार्टी अपने कैडर को सख्त आदेश भी देगी कि जन्मदिन मनाने के दौरान किसी भी हालात में कोरोना काल के प्रोटोकॉल का उल्लंघन न किया जाए, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन किया जाए। बता दें कि पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का जश्न 1 सप्ताह तक चला था। 14 से 20 सितंबर तक 1 सप्ताह यह सेवा शपथ मनाया गया था। वहीं अगली बड़ी खबर, रेलवे बनेगी धुआं फ्री। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन होगा शून्य। देखिए क्या है रेलवे का ग्लोबल वार्मिंग प्लान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य तय किया है, ताकि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग पर लगाम लगाई जा सके। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर लिखा है, भारतीय रेलवे कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर काम कर रही है और साल 2030 तक हमारा लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को खत्म कर शून्य तक पहुंचने का है। भारतीय रेलवे एक साल में करीब 800 करोड़ यात्रियों को साल भर में उनके गंतव्य तक पहुंचाती है और 120 करोड़ टन माल ढोती है। भारतीय रेल ने कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर सीमित करने की तरफ से बढ़ने वाली दुनिया की इकलौती सर्विस प्रोवाइडर होगी। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 7 सितंबर से खुलेंगे धार्मिक स्थल। मास्क लगाना अनिवार्य, सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखना होगा ध्यान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में कोरोना का संक्रमण फैलने के साथ ही लॉकडाउन लगाया गया, जिस दौरान देश के सभी धार्मिक स्थानों को बंद कर दिया गया था। वहीं अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अब धार्मिक स्थानों को खोला जा रहा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में वैष्णो माता मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था। अब राजस्थान सरकार ने धार्मिक स्थानों को खोलने का फैसला कर लिया। वहीं राजस्थान की गहलोत सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोले जाने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। राजस्थान सरकार के अनुसार प्रदेश में 7 सितंबर से सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही निर्देश दिए गए कि मंदिरों में दर्शन को आए श्रद्धालुओं को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना जरूरी होगा। वहीं मंदिर प्रशासन धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज भी किया जाएगा। इसके इंतजाम का जायजा जिले के कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी लेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, नीट और जेईई की परीक्षा के खिलाफ कोर्ट जाएंगे 7 राज्य। सोनिया संग मीटिंग में फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा के लिए ली जाने वाली नीट और जेईई की परीक्षाएं स्थगित करने की मांग का समर्थन करते हुए विपक्ष शासित प्रदेशों के 7 मुख्यमंत्रियों ने बुधवार को फैसला किया है।
वे इस मुद्दे पर संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। डीएमके और आम आदमी पार्टी ने भी कोरोना संकट के समय इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग का समर्थन किया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ डिजिटल बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री और अमरिंदर सिंह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि इन परीक्षाओं को रोकने के लिए राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि न्यायालय जाने से पहले मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर परीक्षाओं को टालने की मांग करनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी इसका समर्थन किया है और कहा है कि सितंबर में कोरोना वायरस के मामले और बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में परीक्षाएं कैसे कराई जा सकती हैं? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि आज कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है और संकट बढ़ गया तो परीक्षाएं कैसे ली जा सकती हैं? वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और पांडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने इन परीक्षाओं को स्थगित करने की पैरवी की केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ न्यायालय का रुख करने से विचार की सहमति जताई है। वहीं अगली बड़ी खबर, जिम खोलने के लिए दिल्ली भाजपा ने एलजी को लिखा पत्र, कहा 1 लाख लोगों की आजीविका पर आया संकट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मंगलवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल का ध्यान जिम मालिकों की दुर्दशा की ओर खींचते हुए उनसे शहर में सभी फिटनेस सेंटर फिर से खोलने की अनुमति देने का आग्रह किया है। बैजल को लिखे पत्र में भाजपा नेता ने कहा कि जिम बंद होने के कारण दिल्ली में लगभग 1 लाख लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। गुप्ता ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे फिर से शुरू हो रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य और फिटनेस उद्योग अभी भी बंद हैं। दिल्ली में लगभग 5,500 जिम हैं जो करीब 1 लाख लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन जिम बंद होने के कारण वे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के दाम ने फिर बढ़ाई आम आदमी की मुश्किलें। आज इतने बड़े दाम, जानिए अपने शहर के रेट्स। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोल की लगातार कीमतों में आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने आज एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 10 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले एक दिन छोड़कर लगातार 5 दिनों तक पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी की गई थी। वहीं डीजल की कीमत स्थिर रही। आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 81.83 रुपये हुआ और डीजल का भाव 73.56 रुपये प्रति लीटर गिना गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ईंधन बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमत में बदलाव का सीधा असर घरेलू बाजार पर देखने को मिलता है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। पेट्रोल पर डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन के लिए सरकार की तैयारी पर राहुल गांधी का सवाल, कहा लापरवाही चिंताजनक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच सरकार पर वैक्सीन के संबंध में तैयारी न करने का आरोप लगाया है। अपने एक पुराने ट्वीट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार की लापरवाही चिंताजनक है। राहुल ने कहा कि अब तक वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने की संतोषजनक और समावेशी रणनीति होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी इसके कोई संकेत नहीं है। भारत सरकार की लापरवाही चिंताजनक है। राहुल ने अपने जिस ट्वीट का हवाला दिया है वह उन्होंने 14 अगस्त को किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि भारत कोविड-19 वैक्सीन उत्पादक देशों में से एक होगा, जिसकी उपलब्धता, सामर्थ्य और उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए रणनीति की आवश्यकता है। भारत सरकार को अब इस पर काम करना चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी का केंद्र सरकार पर देश की संपत्तियां बेचने का आरोप, कहा लाइफलाइन रेलवे का हो रहा निजीकरण। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जिन सार्वजनिक संपत्तियों को बनाने में देश को दशकों लगे हैं उन्हें बेचा जा रहा है। एक वीडियो संदेश में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में बनाई गई सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियां बेची जा रही हैं। कुछ राज्य सरकारों ने अपना विरोध व्यक्त किया है। 6 हवाई अड्डों को निजी हाथों में दे दिया गया। देश की लाइफलाइन रेलवे का भी निजीकरण किया गया। सोनिया गांधी का बयान विपक्ष शासित 7 राज्यों को मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक के बाद आया। हाल ही में 6 हवाई अड्डों को परिचालन का ठेका निजी कंपनी को दे दिया गया। इसमें लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रपुरम और मैंगलोर शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सोनिया ने एक अन्य वीडियो संदेश में कहा कि जीएसटी कंपेंसेशन से एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी मुआवजा का एक बड़ा मुद्दा है। संसद द्वारा पारित कानूनों के अनुसार समय पर राज्यों को मुआवजा दिया जाना महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं हो रहा। केंद्र के पास राज्यों का बकाया ज्यादा है, जिससे विभिन्न राज्यों की हालत खस्ता हो गई है। वहीं अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर भाजपा की गतिविधियां तेज, सांसदों से चुनावी फीडबैक लेंगे जेपी नड्डा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया। प्रदेश से लेकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार पर पूरा फोकस कर दिया है। इसी क्रम में आगामी 29 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बिहार के सांसदों से वर्चुअल बैठक करेंगे। जी हां दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष पहले 29 अगस्त को ही बिहार आने वाले थे।
30 को वे पटना के किसी भी बूथ पर पीएम के मन की बात सुनने वाले थे, लेकिन बिहार में जारी लॉकडाउन के कारण उन्होंने अपना बिहार दौरा स्थगित कर दिया। अब 6 सितंबर के बाद भाजपा अध्यक्ष कभी भी बिहार आ सकते हैं, जिसकी तिथि जल्द तय हो जाएगी। जी हां, बिहार दौरा करने से पहले भाजपा अध्यक्ष पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल हो चुके हैं। यह बहुत कम देखने को मिलता है कि भाजपा की राज्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हो। बिहार चुनाव को देखते हुए भाजपा अध्यक्ष परंपरा से हटकर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए हैं। इसी कड़ी में अब 29 अगस्त को भाजपा अध्यक्ष बिहार के सांसदों से बात करेंगे। मोदी सरकार में शामिल सभी केंद्रीय मंत्री मसलन रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, आर.के. सिंह, नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे के साथ बिहार में पार्टी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से भाजपा अध्यक्ष मुखातिब होंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, क्या बंगाल में ममता सरकार को पटकनी दे पाएगी बीजेपी? पीएम मोदी के चेहरे से लड़ेगी चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस से जीत छीनने के प्रयास में लगी है। बीजेपी प्रधानमंत्री के विकास के एजेंडे पर ही चुनाव लड़ेगी। इस पूरे मामले से अवगत लोगों ने यह जानकारी दी है। हमारे भले ही बीजेपी राज्य में चुनाव के लिए ममता बनर्जी सरकार को घेरते हुए ठोस कैंपेन की शुरुआत की है, लेकिन पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही आगे बढ़ने का विकल्प चुना है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी बिना मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम के चुनाव लड़ने जा रही है। पहले भी कई राज्यों में बीजेपी बिना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किए हुए चुनाव लड़ चुकी है। वहीं आपको बता दें कि बंगाल में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम का सुझाव देना अभी बहुत जल्दबाजी होगा। यह फैसला दिल्ली के नेतृत्व के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी ध्यान टीएमसी के कुशासन और शासन की विफलताओं पर केंद्रित है। पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि बीजेपी सरकार पर होने वाले लाभों के बारे में राज्य भर में जागरूकता पैदा करें। स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी तरह से बदलने वाले आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को बंगाल में अनुमति नहीं दी गई। पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा और विकास की कमी है। बीजेपी जहां एक प्रधानमंत्री मोदी की जनता के बीच लोकप्रियता के जरिए चुनाव में उम्मीदें लगाए बैठी है, वहीं दूसरी ओर पार्टी में सामंजस्य को लेकर भी कुछ चिंताएं हैं। राज्य के नेताओं के बीच मतभेद सामने आ चुके हैं, जिसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व को एक से अधिक बार हस्तक्षेप करना पड़ा है। वहीं अगली बड़ी खबर, बिहार में अरबों रुपए की जलापूर्ति सीवर योजनाओं का जल्द ही उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में जलापूर्ति और सीवर से जुड़ी अरबों रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की तैयारी है। यह परियोजना केंद्र की नमामि गंगे और अमृत योजना से जुड़ी हैं। इसमें पटना की बेऊर और कर्मलीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सीवान, छपरा, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरनगर से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इनका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के हाथों कराए जाने की तैयारी चल रही है। खबर है कि परियोजनाओं का ब्यौरा भी प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया है ताकि उनसे समय लिया जा सके। वहीं मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश पर मानसून का व्यापक प्रदर्शन दिखेगा। इन भागों में मध्यम से भारी बारिश कई जगहों पर जारी रहेगी। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज मानसून वर्षा जारी रहने के आसार हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। 1-2 जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा बारिश की गतिविधियां कल से बढ़ सकती हैं। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।